हेलो एवरीवन। तो आज हम शॉर्ट नोट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 लेने वाले हैं। ठीक है, मतलब पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। तो आप वहां से जाकर देख सकते हो, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और भी बहुत सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 2 में। जो बच गए थे पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसको आज पार्ट 2 में लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो फर्स्ट स्लाइड क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो भी आपने सिलेबस में है, क्या है? रिंग की वजह से, सेल की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पे सब देखो चार डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है मेरे दोस्त। नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसका नॉन यूनिफॉर्म का लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह यूनिफॉर्म है। ठीक है, और रिंग रेडियस है रिंग का आर है। ठीक है, और किसी एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट भी अपने बोल रखा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ लेगा तुम्हारे एग्जाम में कि रिंग की वजह से क्या होगा किसी एक्स पॉइंट पे। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें फार्मूला मालूम है, के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सबको मालूम है। सेल की वजह से, सेल का मतलब क्या हुआ? होलो स्फीयर। ठीक है मेरे दोस्त, सेल का मतलब होगा होलो स्फीयर। ठीक है, तो इस पे जो भी चार्ज होगा ना वो सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, बात तुम्हें मालूम है। तो पोटेंशियल क्या होगा मेरे दोस्त? अंदर के लिए पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। सेल में किसी भी इनर पॉइंट पे हो सकता है, ये सेंटर है पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट इधर भी हो सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे भी, ये पॉइंट है किसी भी ये बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट पे सेल के केस में पोटेंशियल होता है बराबर, जिसका वैल्यू होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। एंड सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर, सेल के अंदर जो किसी आर डिस्टेंस बाहर आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर से किसी आर डिस्टेंस दिया हुआ है, उसके लिए पोटेंशियल होता है सिंपली के क्यू बाई स्मॉल आर, जो भी डिस्टेंस होता है सेंटर से जिस पॉइंट के लिए। ठीक है, और इसका ग्राफ तुम्हें मालूम है, चूंकि मालूम है सेंटर ही है, सी पॉइंट सेंटर है, तो इससे अंदर ही बाउंड्री वाले रीजन के अंदर पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है के क्यू बार। इसलिए जीरो से कैपिटल आर तक पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। उसके बाद 1/r, 1/r से वेरी कर रहा है, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट देन कैपिटल आर के बाद ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, देन सॉलिड स्फीयर के लिए देखते हैं। यहाँ पे भी चार्ज क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू एंड रेडियस इसका आर है। ठीक है, मतलब तो पोटेंशियल क्या होगा इसके केस में? अंदर वाले केस में किसी भी सेंटर से किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी इनर पॉइंट आर डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर से आर पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन 3 कैपिटल आर क्यू ब्रैकेट 3r² माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये याद रखना, बहुत लोग भूल जाते हैं, कैसे भी करके इसको याद रखना। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, पूछते नहीं है इस पर, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है मतलब सेम लॉजिक से तुम ग्रेविटेशन में तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से पढ़ो, ग्रेविटेशन तुम्हें खुद मालूम रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट पोटेंशियल होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, जो कि यहाँ पे था सेल के केस में और सॉलिड स्फीयर के केस में, दोनों के केस में बराबर रहता है। ठीक है, मतलब आउटसाइड रीजन के लिए क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, आर होगा, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे तुम्हें ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, ग्राफ कैसा होगा? तो आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दो पॉइंट चार्जेस किसी सेपरेशन आर पे रखे हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसको उसका फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। क्या होता है? आर सेपरेशन इन दोनों का बीच का चार्ज, पॉइंट चार्ज के बीच में। यहाँ पे चार्ज को है मेरे दोस्त साइन के साथ पुट करना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, एंड ये बहुत 5 स्टार, मतलब क्या बोलूँ इसमें, इसको तुम जितने स्टार मार सकते हो ना उतने स्टार मारो इसमें। स्टार स्टार स्टार, भर भर के क्वेश्चन आए मेरे दोस्त पीवाईक्यूज में, इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ रहा? ये सिर्फ इसी इकलौता फार्मूला से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाईलाइटर क्यों ले लिया, लेजर लेना था। देखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये देखो इकलौता फर्स्ट पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बी बाई डेल वाई जे कैप, डेल बी बाई डेल जेड के कैप। आई होप अगर तुम्हें इसका लॉजिक समझना है कैसे अप्लाई करते हैं, जाके पीवाईक्यूज में देखना, बहुत ही इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स देखने के बाद पीवाईक्यूज जाकर देखना है। ठीक है, मतलब प्ले लिस्ट में तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से पीवाईक्यूज होगा, उसमें तुम जाकर देखोगे भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे मेरे दोस्त। हर साल एवरी ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक से 5 क्वेश्चन मिलता है तुम्हारे पेपर में, जिसमें से इस सिंगल टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। समझ में आ रहा है? और पोटेंशियल होता है निगेटिव टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का इंटीग्रेशन। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप ये सब बातें तुम्हें समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये बात समझ में नहीं आई हो, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। ये फार्मूला है, याद रखना, क्वेश्चन में जाके कैसे अप्लाई करते हैं ये तुम्हें समझ में आ जाएगा जब PYQs का देखोगे वीडियो, ठीक है। मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल क्या है, माइनस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को बहुत ही कम सेपरेशन पर रखते हैं, तो ये डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है मेरे दोस्त। डाइपोल का वैल्यू क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है मेरे दोस्त। तो चार्ज क्यू है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और सेपरेशन कितना है मेरे दोस्त, डी है। बहुत जगह सेपरेशन 2L दिया रहता है, 2A दिया रहता है, तो डाइपोल की फार्मूला वहाँ पर हो जाएगा क्यू इंटू 2A, यानी कि सेपरेशन लिखते हैं कितना डिस्टेंस है सेपरेशन के बीच में। डी दे सकता है, आर दे सकता है, या फिर 2A दे देगा, 2L दे देगा, तो उसके अनुसार तुम मैनेज कर पाओगे। डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में क्या होता है, ठीक है, ये सब केसेस अपन बात कर रहे हैं जहाँ पे आर मच ग्रेटर देन ए है, यानी कि डिस्टेंस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पता कर रहे हैं वो पॉइंट बहुत बड़ा है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है मेरे दोस्त। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डाइपोल के केस में 2kp/r3, जहाँ पे k की वैल्यू होती है 1/4πε, ठीक है। डायरेक्शन अलोंग की, डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, माइनस पॉजिटिव की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन होता है, उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में, देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है kp/r3, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई था, यहाँ पे kp/r3 का सिंपली। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ, लेकिन इक्वेटोरियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, पोटेंशियल डाइपोल के केस में क्या पोटेंशियल होगा एक्सियल पॉइंट पे एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो मेरे दोस्त एक्सियल पॉइंट में फॉर्मूला होता है kp/r², और डाइपोल को q इंटू 2 लिख सकते हो, या फिर सिंपली 2 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, हो सकता है r भी दिया हो, ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है। ये सब फार्मूला का वैलिड है, बार की वैल्यू मच ग्रेटर देन ए है, वही से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप ये बात तुम्हें याद हो, क्वेश्चन भर के आते हैं इसी पे, ठीक है, इस सिंगल स्लाइड पे इतनी सी बात पे, ठीक है। बस हर एक बात मालूम होना चाहिए। एक्सियल के केस में क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, और पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस होता है, बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं। जब भी बात नोट करना है, रिसेंट ईयर में ही क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी 2 पॉइंट चार्जेस दिया हो और वहाँ पे एक टर्म लिखे आर इज मच ग्रेटर, सॉरी जहाँ पे लिखे आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो बात को समझ जाना है तुम्हें क्या, कि वो डाइपोल का केस तो नहीं है, इस पे एक बार जरूर सोचना है, समझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या होगा उस पर बात करते हैं। अभी देखो ये डाइपोल का डायरेक्शन दिया हुआ है, डाइपोल से किसी एंगल थीटा पे एक पॉइंट ए है, ठीक है मेरे दोस्त। अब इस पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, क्या होगा डाइपोल के केस में, तुम कैसे बताओगे, ये बात को समझो। अब देखो, अब इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मेरे को तो 2 ही फार्मूले आते हैं, एक्सियल पे मुझे लिखना आता है और इक्वेटोरियल पे लिखना आता है, ये 2 फार्मूले मैंने याद करके रखा है। तो उस फॉर्म में मैं कैसे इस आंसर पे फाइनली पहुंच जाऊं, ये क्वेश्चन आता है, तो समझो जरा। अब देखो किसी एंगल थीटा पे दिया हुआ है, ये डाइपोल को दिया हुआ था इनिशियली, तो इसका मैं क्या कंपोनेंट ले सकता हूँ, तो कंपोनेंट लूंगा तो ये पी कॉस थीटा बन जाएगा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा की वजह से या पी साइन थीटा की वजह से अगर मैं इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पॉइंट ए पे पता चल जाएगा, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दूंगा। समझ में आ रहा, बात समझे। देखो किसी भी रैंडम पॉइंट पे मुझे डाइपोल दे रखा था और बोल रखा था कि इस पॉइंट से एंगल थीटा पे एक पॉइंट ए दे रखा है, ये सेपरेशन भी आर डिस्टेंस दे रखा है, जो भी गिवन था, कंडीशन गिवन था। मुझसे ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है डाइपोल की वजह से क्या होगा किसी जनरल पॉइंट पे। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मैंने सिर्फ 2 फार्मूले पढ़ रखे हैं, क्या, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आता है। समझ में आ रहा, मैंने सोचा है इसको कैसे फाइनल आंसर तक पहुंचे। मेरा लॉजिक सिंपल है कि अगर ये डाइपोल दे रखा था और इसका बीच का एंगल दे रखा था, तो मैं इधर लिख लिया पी कॉस थीटा, कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, और ये लिख लिया पी साइन थीटा। तब ए पॉइंट पे इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं लिख पाऊंगा ना, क्योंकि ये पी कॉस थीटा क्या हो गया, ये पॉइंट पे एक्सियल की तरह ट्रीट होगा। ये पॉइंट पी कॉस थीटा डाइपोल के लिए क्या हुआ, एक्सियल पॉइंट हुआ ना। तो एक्सियल के केस में क्या फॉर्मूला होता है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, 2kp/r3, तो 2k अब p की जगह पे p cos थीटा है,
ये पी कॉस थीटा के लिए ए पॉइंट क्या है, एक्सियल है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा यहाँ पे अपन ने एक्सियल पॉइंट है तो लिख लिया ये, समझ में आ रहा। तो ए पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, समझ में आ रहा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाल लिया। अब पी साइन थीटा की वजह से, अब देखो पी साइन थीटा क्या है, पी साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ए पॉइंट पे निकालना था, तो ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। ये देखो पी साइन थीटा ऐसा है और ये डाइपोल का डायरेक्शन है, तो इक्वेटोरियल के क्या केस में क्या होता है मेरे दोस्त, डाइपोल का डायरेक्शन होता है, उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, समझो जरा। देखो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इक्वेटोरियल के केस में, इक्वेटोरियल के केस में था डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोजिट था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये है डाइपोल का डायरेक्शन पी साइन थीटा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ई पी साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पी साइन थीटा के लिए पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा की वजह से क्या आएगा, ये पॉइंट पे के पी बाई आर क्यूब होता है ना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, के पी बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, के पी बाई आर क्यूब, अब पी की जगह पे पी साइन थीटा, क्योंकि पी साइन थीटा के लिए ए पॉइंट ए वाला क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लिख लिया, पी कॉस थीटा की वजह से क्या आएगा, पी साइन थीटा की वजह से क्या आएगा, दोनों बात अपन ने लिख लिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया इस पॉइंट पे, मुझसे क्या पूछा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, इसका दोनों का स्क्वायर उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ई पी कॉस थीटा का स्क्वायर और ई पी साइन थीटा कॉस इसका स्क्वायर फिर अंडर रूट ले लेंगे, तो ये फार्मूला बन के आता है। मैंने तुम्हें हर बात अच्छे से बताई है ताकि इस पर कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन पूछ ले, तब भी तुमसे बन जाएगा, अगर तुम ऑलरेडी पहले से पढ़े हो तो, अगर समझ पा रहे हो बातों को, समझ में आ रहा। शॉर्ट नोट्स है, ठीक है मेरे दोस्त, शॉर्ट नोट्स में भी आपको हर एक टाइम बता रहे हैं बातें, लॉन्ग वीडियो रहता तो तुम्हें फिर डिटेल में लेके जाते बिल्कुल। तो यहाँ पे तुम्हें ई नेट वाला फार्मूला याद रखना है, ये सब समझाने के लिए मैंने समझा दिया, बाकी तुम्हें क्वेश्चन तो इसी पे मिलने वाला है फार्मूला पे। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे टेन अल्फा जो इसके बीच का एंगल पूछ लेता है कि एंगल क्या हुआ, तो टेन अल्फा होता है टेन थीटा बाई 2, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना, बात खत्म। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है मेरे दोस्त, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो जस्ट उसको भी रख लिया पॉइंट। टॉर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है डाइपोल के केस में क्या होगा, माइनस साइन जरूर याद रखना, माइनस साइन पे ही तुमसे गलती हो जाती है, फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ये फार्मूला तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारे सामने। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ इसी बात पे स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, डाइपोल के केस में, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट प्रोडक्ट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे निगेटिव साइन ऑलरेडी है और इनका cos 180 डिग्री का एक निगेटिव साइन आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। टॉर्क के केस में टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, पी क्रॉस सी, सिंपल सी बात है, एसएचएम बेस्ड वाले इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपन आज के नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दे या फिर फ्लक्स दे दे, दोनों का बात एक ही है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है मेरे दोस्त। और गॉस लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, यानी जितने भी चार्ज इनक्लोज है, क्यू एनक्लोज का मतलब समझे, मान लो एक गॉसियन सरफेस अपन ने माना, क्यू एनक्लोज मतलब क्या हुआ है, बाहर किसी चार्ज का अपन से मतलब नहीं है, ये Q4 Q5 Q6 से मतलब नहीं है, क्यू एनक्लोज का मतलब हुआ गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज आ रहे हैं वही अपने काउंट होंगे, ठीक है। क्यू एनक्लोज में क्या आएगा, Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जो सबको साइन के साथ रखना है, तो Q3 की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ रखा अपॉन एप्सिलॉन, तो फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल जाती है। Q इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज है और इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल द चार्जेस। और मेरे दोस्त यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये सभी चार्ज के लिए है, फर्क नहीं पड़ता जो चार्ज अंदर हो या बाहर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना मेरे दोस्त, ये सभी चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। आई होप तुम बात समझ पा रहे हो। तो बढ़ते हैं अपन आज के नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड कंडक्टर है, ठीक है दोस्तों। कंडक्टर की तुम्हें प्रॉपर्टीज याद होगी। कंडक्टर क्या है, मान लो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो होता है, पोटेंशियल कंडक्टर पे सेम रहता है। जो भी चार्ज कंडक्टर के केस में तुमने अंदर चार्ज डाला, ये अपने आप बाहर जाके सरफेस पे लाई करेगा, समझ में आ रहा? ये जो भी कंडक्टर के केस में है, जो भी चार्ज तुमने अंदर दिया जाके सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। कंडक्टर के केस में इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसी को पॉइंट में लिखा हुआ है, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये सब लिखा हुआ है। चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस, ऑफ कोर्स फर्स्ट पॉइंट। पोटेंशियल कांस्टेंट, ऑफ कोर्स अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा कंडक्टर के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, बहुत जगह अर्थिंग दे दिया जाता है। तो अर्थिंग का मतलब मान लो कंडक्टर दिया हुआ है, इसको अर्थ कर दिया गया, यानी कि इस कंडक्टर का जो जिसको बॉडी को अर्थिंग की लगाया गया है, जिसको अर्थिंग किया गया है, उसका पोटेंशियल जीरो करना है, बस अर्थिंग का मतलब यही होता है। कहीं पे भी अर्थिंग सब बोले कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर थिंग को अर्थिंग किया गया, इट मीन्स उसका पोटेंशियल जीरो है, बात खत्म। पोटेंशियल ऑफ बॉडी विल ऑलवेज बी जीरो, उसका पोटेंशियल हमेशा हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक को इस्तेमाल करके तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ओवर इतना ही था, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन कंप्लीट हुआ। और हाँ मेरे दोस्त, रिवीजन करने के बाद तुम जाके पीवाई कुछ क्वेश्चन जरूर देखना। इसको ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखे हैं पीवाई कुछ के, वहाँ से तुम जाके क्वेश्चन के रिवीजन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स देखने के बाद, तो ही ये वर्थ इट होगा। और बार बार तुम उससे नोट्स बना सकते हो, इसको खुद अपने तरह से खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो इसको रेफरेंस लेके, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप प्लानिंग कीप वाचिंग। और हाँ मेरे दोस्त, कमेंट करके जरूर बताओ तुम्हें कैसा लगता है वीडियो, हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त आपके एक एक कमेंट से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।